नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर कृपया इस चैनल के वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 26 सितंबर 2022 को 4 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किए हैं जिसमें से 3 रिपोर्टेबल है और 1 नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है। जो पहली रिपोर्टेबल जजमेंट है उसके ऊपर हम देखते हैं क्या होता है, क्या इसमें एक बार जानने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए, ये सिविल अपील नंबर ऑफ 2022 की है। ये इसमें स्पेशली पिटीशन सिविल 16813 ऑफ 2019 की है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स कॉरेस्पॉन्डेंट बनाया गया है। तो ये स्पेशली पिटीशन जो है ग्रांटेड कर दी गई थी। ये अपील जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच के ऑर्डर के ऊपर डाली गई है, जिसमें अपीलेंट की जो एप्लीकेशन जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्रीवियस कोर्ट जजमेंट, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछला एक ऑर्डर दिया था उसको इन्फोर्स करने से मतलब डिक्लाइन कर दिया था। तो उस ऑर्डर के ऊपर ये अपील डाली गई है। अब थोड़े फैक्चुअल मैट्रिक्स पे आते हैं। तो अपीलेंट्स जो हैं वो एक अपॉइंटेड हुए थे सैंक्शन पोस्ट में अपॉइंटेड हुए थे। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें एक 4th रिस्पोंडेंट जो है वो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और जो एक रिस्पोंडेंट ट्रस्ट है जो कंट्रोल किया जाता है एक रिस्पोंडेंट ट्रस्ट द्वारा, और उसको अभी शॉर्ट फॉर्म में एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे बताया गया है। और जो अपीलेंट्स हैं वो काम कर रहे थे रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में, और जो एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको एड मिल रही थी स्टेट ऑफ राजस्थान से। और एक रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था 5 नवंबर 2008 को, और इसमें मैनेजिंग कमेटी थी एस्टेब्लिशमेंट की। उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिसकंटिन्यू करेंगे जो ग्रांट एड मिलती है स्टेट से 1 अप्रैल 2008 से वो अपनी कोई ग्रांट नहीं लेंगे। तो अकॉर्डिंगली स्टेट ने भी अपना ऑर्डर दे दिया 28 दिसंबर 2012 को, और उन्होंने ग्रांट करना 1 मार्च 2012 से ग्रांट करना बंद कर दिया। और फिर मीन टाइम में स्टेट ने भी अपने रूल्स फ्रेम कर दिए, और उसमें उस रूल्स का नाम था राजस्थान वॉलंटरी रूरल एजुकेशन सर्विस रूल्स 2010। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव था रूल का वो ये था कि इसमें जो है एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी जो भी एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो और साथ में उनको ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब जॉब में ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्व इन द स्टेट सर्विस। तो अपीलेंट ने अपनी मतलब जॉब में ऑब्जॉर्प्शन के लिए स्टेट के लिए मतलब स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स के साथ वो उन्होंने अपनी जो है आवेदन दिया, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिली, और फिर उसके बेसिस पे उन्होंने रिट पिटीशन जो है वो फाइल की हाई कोर्ट में। और स्टेट ने जो है स्टेट ने और भी अदर एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट दिया, लेकिन यहाँ पर जो अपीलेंट्स थे जो कि 11वें नंबर में थे उनको डिक्लाइन कर दिया, बेनिफिट्स नहीं थे। फिर अपीलेंट्स ने रिट पिटीशंस फाइल की, क्लब्ड हो गई सारी रिट पिटीशंस को हाई कोर्ट में के सामने। तो और उन्होंने प्रेयर मांगी कि उनको ऑब्जर्व कर लिया जाए टू ऑब्जर्व दीज एम्प्लॉयज़, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने फिर मतलब उनके हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी, रिफ्यूजिंग टू डायरेक्ट है, लिखा कि ऑब्जर्व करने से मना कर दिया। फिर एम्प्लॉयज़ ने फिर आगे रिव्यू पिटीशन डाली, फिर उसमें रिव्यू करने से भी कोर्ट ने मना कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन द्वारा आए और क्वेश्चनिंग दी ऑर्डर्स को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया। 19 जुलाई 2016 को कोर्ट ने उनकी डायरेक्शन दी, उन्होंने कन्विंस हो गए माननीय कोर्ट ने, और फिर उन्होंने जितने 11 टीचर्स थे उनको कहा कि मतलब जो वापस कहा कि कंसिडर किया जाए इनको, और डायरेक्शंस दिए, अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस दिए कि उनको राइट फ्रॉम द डेज ऑफ एंट्री और से उनको कंसिडर किया, डायरेक्शंस दी थी। और फिर इसके बाद बेसिस पे ये पूरा उनका ऑर्डर है। उसके बाद जो ऑर्डर आया फिर एस्टेब्लिशमेंट ने मूव की एप्लीकेशंस कोर्ट में ही, एक और एप्लीकेशन मूव की स्पेशली, मतलब जो स्पेशल लीव टू अपील के बाद एक ही एप्लीकेशन मूव की कि डायरेक्शंस मांगी कोर्ट से। उसमें एप्लीकेशन में कंटेंट किया गया कि 11 एडेड एम्प्लॉयज़ हैं और जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट को 57,68,000 देना होगा, और प्रिविलेज लीव सैलरी भी देनी पड़ेगी जो कि 36 लाख के आसपास होगी, 36,20,000 के आसपास होगी। और कैलकुलेशन जो एप्लीकेशन में कैलकुलेशन की गई थी ग्रेच्युटी की और लीव इनकैशमेंट की, लेकिन एप्लीकेशन अलाउ नहीं हुई।
और फिर उसके बाद अपीलेंट्स ने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली, क्योंकि स्पेशली पिटीशन लॉ हो गई थी इनके, उस पर कंटेम्प्ट पिटीशन डाली गई CP नंबर सो एंड सो इन द डिस्पोज सिविल अपील नंबर सो एंड सो। कोर्ट ने अपने ऑर्डर से अलाउ कर दिया अपीलेंट्स को कि वो अपनी कंटेम्प्ट पिटीशन विड्रॉ करें, साथ में लिबर्टी दी कि वो हाई कोर्ट में जाके इन्फोर्समेंट करें माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। अपीलेंट्स ने फिर हाई कोर्ट में कंटेंशन रखी और कंटेंट किया कि ऑर्डर जो है प्रॉपर्ली कंप्लाइड नहीं हुए जो रिस्पोंडेंट ने, और फिर उनको ना ही वो पेड प्रिविलेज लीव इनकैशमेंट दी गई, ना ही ग्रेचुटी अमाउंट्स दी गई। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशंस को और कि सैलरी जो है वो डिस्पर्स्ड कर दी, इनफैक्ट जो है वो ऑलरेडी हैज बीन पेड टू द अपीलेंट एम्प्लॉयज, तो कोई कॉज नहीं बनता। हाई कोर्ट ने कहा कि नाइदर जो ग्रेचुटी है ना जो लीव इनकैशमेंट है जो सैलरी के अंदर कवर नहीं होता है अंडर रूल 10 ऑफ द 2010 रूल्स में और अंदर राजस्थान नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। और फिर उसके बेसिस पे फिर अपीलेंट्स दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट में आए और फिर उसमें कंटेंशन है कि सैलरी का मतलब सब में कवर्ड होते हैं कंपोनेंट्स जो ग्रेचुटी एज वेल एज द लीव इनकैशमेंट। तो ये सारे फिर कंटेंशन है कि अब जजमेंट में ये कंक्लूजन ये निकल के आया बाद में कि कोर्ट ने इनकी जो है स्पेशल लीव अलाउ कर दी और साथ में कहा कि लीव इनकैशमेंट जो है वो स्टेट एंड रिस्पोंडेंट जो है नंबर 3 to 7 है वो पे करेंगे अपीलेंट्स को 70:30 के रिस्पेक्टिवली, और रिस्पोंडेंट जो है वो 4 वीक्स फ्रॉम टुडे एक्सटेंड करेंगे कि डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एंटाइटलमेंट कि ईच एप्लीकेंट की कितनी एंटाइटलमेंट है और कम्युनिकेट करेंगे जितना अमाउंट है वो और पेबल है मैनेजमेंट एस्टेब्लिशमेंट को कितना अमाउंट देना है, और जो अमाउंट जो है वो पे सारे रिस्पोंडेंट को देना पड़ेगा विद इन 6 वीक्स फ्रॉम टुडे। और रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 7 ने भी कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी टू द अपीलेंट इनिशियली फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री ऑफ द स्कूल और फ्रॉम द डेट ऑफ द टिल डेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, फिर इसके विद इन 6 वीक्स फ्रॉम टुडे। साथ में कहा कि दोनों रिस्पोंडेंट्स ने कॉन्टेस्ट किया था तो एंड कंटेंट और जो रिलीफ है नहीं दिया था अपीलेंट्स को, इससे जो अमाउंट जो होगा अपीलेंट्स को देना होगा और विद इंटरेस्ट के साथ कि एट द रेट ऑफ 10% टिल डेट ऑफ एंटाइटलमेंट और फ्रॉम द डेट ऑफ एंटाइटलमेंट टिल डेट ऑफ द पेमेंट। तो ये थी पहली जजमेंट जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2022 जो कि आज दी है। दूसरी जजमेंट जो है वो भी एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और जो सेकंड जो जजमेंट है वो एक सरफेसी एक्ट से संबंधित है। सरफेसी एक्ट जिसे जैसे कहा गया जैसे सब लोग आप जानते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटीज एक्ट जो है 2002 का। तो इसमें यहाँ पर ये हुआ था कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो पिटीशन है वो अलाउ कर दी थी और माननीय डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट बॉम्बे ने, और साथ में डायरेक्शंस दी थी कि जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाए, जो राइट जो सेक्शन 14 के अंदर जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाए और उसको जो टेनेंट्स हैं उन्होंने आगे फर्दर एक अपील फाइल की थी, लेकिन अपील जो है उसमें पाया गया कि कोई एरर नहीं है डिविजनल बेंच में और ऑर्डर को जो है कोई इन्फर्मिटी नहीं पाई। तो थोड़ा सा फैक्चुअल पोर्शन देख लेते हैं क्या था इसमें। तो देखिए ये फैक्चुअल पोर्शन ये था कि एक जजमेंट थी 3/8/2022 की जिसमें हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बॉम्बे में रिट पिटीशन में सो एंड सो नंबर में डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ने जो रिट पिटीशन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो है वो अलाउ करती थी। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है और सेट असाइड कर दी थी जो ऑर्डर को जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी थे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे नासिक के, उनकी जो ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था कि अंडर सेक्शन 14 ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 तो जो कि डायरेक्शंस दी गई थी एंड उनको डायरेक्शंस दी गई, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी कि अथॉरिटी को कि वो सेक्शन 14 ऑफ द सरफेसी एक्ट को एप्लीकेशन को डिस्पोज करें सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट को और फिर से दोबारा से रिफ्रेश जो है डिस्पोज करें लीगल हेयर्स ऑफ द ओरिजिनल रिस्पोंडेंट 2 जो हैं वो क्लेम कर रहे थे कि वो प्रॉपर्टी के अंदर वो टेनेंट है, टेनेंट ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के अंदर वो टेनेंट है। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो है स्पेशली पिटीशन फाइल की थी। थोड़ा सा डिटेल फैक्ट्स ये कहते हैं कि एक कंपनी थी
उन्होंने एक जो है लोन सैंक्शन किया था इन द फेवर ऑफ द बोरोवर्स। 6 करोड़ का लोन सैंक्शन किया था। लोन जो था वो रजिस्टर्ड मॉर्टगेज थी और क्रेडिटेड बाय द बोरोवर्स इन द फेवर ऑफ द कंपनी के इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि सिक्योर्ड एसेट्स है। तो बोरोवर ने, जो बोरोवर्स थे, उन्होंने जो है डिफॉल्ट किया, पेमेंट जो लोन नहीं दे पाए, तो इसलिए जो कंपनी ने वो एक उनके जो अकाउंट को जो जिन्होंने पैसे दिए थे 6 करोड़ रुपए फंड जो लिमिटेड कंपनी थी, उन्होंने इस अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना दिया, एनपीए कह दिया जिसे कहते हैं। और फिर साथ में उनको नोटिस दिया अंडर सेक्शन 13 ऑफ द सरफेसी एक्ट के अंदर, 13 ऑफ अप्रैल 2018 के अंदर सरफेसी एक्ट में नोटिस दिया और बोरोवर को कहा कि वो पे करें अमाउंट को जो भी आउटस्टैंडिंग है अंडर द सेट फैसिलिटी के अंदर। फिर उसके बाद वो एक डीड ऑफ असाइनमेंट थी सो एंड सो डेट को, उन्होंने उस कंपनी ने सारे अपने राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट और बेनिफिट थे जो लोन एग्रीमेंट के अंदर थे, वो एक रिस्पोंडेंट नंबर 1 को दे दिए कि जो इस केस में और जो कि ओरिजिनल पटिशनर थे हाई कोर्ट के समय। यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो एक रिस्पोंडेंट बना है स्पेशली पिटीशन में, और ओरिजिनल पटिशन थी वो हाई कोर्ट के समय वो ओरिजिनल पटिशनर थे। और फिर इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि ओरिजिनल पटिशनर थे, उन्होंने जो कंपनी के सारे राइट्स ले लिए और उसके बाद वो एक सिक्योर्ड क्रेडिटर बन गए। और उसके बाद वो उन्होंने एक नोटिस दिया 21 मई 2019 को अंडर सेक्शन 13 सब पार्ट 2 ऑफ द सरफेसी एक्ट, और बोरोवर्स को कहा कि पेमेंट करें 5 करोड़ 83,22,866 का। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने सिंबॉलिक पोजेशन थी सिक्योर्ड एसेट्स की अंडर सेक्शन 13 सब पार्ट 4 सरफेसी एक्ट के अंदर वो ले लिया, और उसके बाद इंटीमेट कर दिया और 21 सितंबर 2019 को इंटीमेट कर दिया बोरोवर्स को वाइड लेटर्स डेटेड सो एंड सो को, और फिर पब्लिक नोटिस भी इशू किया बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, सॉरी इन द 2 न्यूज़पेपर्स में, जो कि कंप्लायंस होता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट जो रूल्स है 2002 के अंदर जो है वो प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने नोटिस दे दी, मतलब पब्लिक मतलब न्यूज़पेपर में नोटिस इशू करके। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने एक एप्लीकेशन थी सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल की और असिस्टेंस मांगी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे नासिक की, ताकि वो पोजेशन को ले सके। और फिर उसके बाद जो पटिशनर थे यहाँ पे जो ओरिजिनल रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, उन्होंने कहा कि वो क्लेम कर रहे थे वो टेनेंट है उस प्रॉपर्टी में ग्राउंड फ्लोर पे और शोरूम चला रहे हैं, और ऑन द पार्ट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नंबर पेयरिंग नंबर सो एंड सो। और फिर उन्होंने इंटरवीन किया उसमें प्रोसीडिंग्स में जो फाइल हुई थी सेक्शन 14 ऑफ द सरफेसी एक्ट के अंदर। और पटिशनर ने जो यहाँ पे जो पटिशनर है उन्होंने अपना एक ऑर्डर था सिविल सूट का, रेगुलर सिविल सूट का जो डेटेड सो एंड सो का, वो रखा कि वो जो नोटिस मतलब सिविल सूट का जो ऑर्डर था अगेंस्ट द बोरोवर्स था, वे जिसमें एक बोरोवर को रिस्ट्रेन किया गया था कि वो डिस्पोजेस करने के लिए प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रेमिसेस में। तो फिर उसके बाद ये देखिए, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने जो साथ में ये भी बताया गया कि कोई भी बोरोवर और ना ही पटिशनर ने कोई प्रोसीडिंग्स थी डीआरटी के अंदर स्टार्ट की अंडर सेक्शन 17 ऑफ द सरफेसी एक्ट जो अगेंस्ट द स्टेप्स टेकन इन द सेक्शन 13 ऑफ द सरफेसी एक्ट। और फिर इसके बाद डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने जो है ऑर्डर पास कर दिया, और लेकिन असिस्ट करने से मतलब डिक्लाइन टू असिस्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो है असिस्ट करने से जो है वो मना कर दिया कि वो असिस्ट नहीं, ताकि वो पोजेशन मतलब असिस्ट करने से कि वो पोजेशन जो थी सिक्योर्ड एसेट्स की और सेट एप्लीकेशन में जो कि पेंडिंग थी, कहा कि जब तक टर्मिनेशन नहीं होते राइट्स के पटिशनर के बाय फाइनेंस कंपनी, तो और जो भी प्रोसीजर लॉ द्वारा नहीं होता, फर्दर ऑर्डर रिगार्डिंग द पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज जो है वो तभी उसी वक्त डिसाइड किया जाएगा। तो उस ऑर्डर से एग्रीमेंट होके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई और कहा कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर है वो पास नहीं किया इन टेकिंग द पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स इन द एक्सरसाइज ऑफ सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट के अंदर। और फिर डिविजनल बेंच ने ऑफ हाई कोर्ट ने ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को, और कहा कि वो
जो ऑर्डर जो है उनका वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दी पावर्स जो दी गई हैं अंडर सेक्शन 14 ऑफ द सरफेसी एक्ट के। तो इस ऑर्डर के ऊपर क्योंकि अब डिविजनल बेंच ने तो अलाउ कर दी थी रिट पिटीशन, अब इस ऑर्डर पे अगेंस्ट पे वो स्पेशल लीव पिटीशन डाली इन्होंने टेनेंट्स ने, लेकिन हाई कोर्ट मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी डिटेल ऑब्जर्वेशन के बाद ये पाया कि कोई ऑर्डर में इन्फर्मिटी नहीं है, इसलिए जो डिविजनल बेंच का जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो एकदम मतलब करेक्ट है, इसलिए स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस। और जो थर्ड जजमेंट आई है वो एक सिविल अपील of 2022 की है, arising from the special leave petition of civil of 20860 of 2019 की है, जो ये भी एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, अपीलेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स की है। ये अराइजेस हुई है फ्रॉम दी रिट पिटीशन का जो ऑर्डर आया था माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का, फ्रॉम ऑर्डर डेटेड 15th of अप्रैल 2019, जिसमें डिविजनल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी रिट पिटिशनर जो अपीलेंट हैं यहाँ पे, उनकी जो पिटीशन रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया था और अफर्म्ड कर दिया था जो अपीलेंट के ऑर्डर मतलब जो डिसमिसल हुआ था अपीलेंट का फ्रॉम द सर्विस ऑफ द कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन द सीआरपीएफ, तो उस ऑर्डर को अफर्म्ड कर दिया था, जो डिसमिसल के जो ऑर्डर को अफर्म्ड कर दिया था। और रिट पिटीशन जो अपीलेंट ने जो फाइल की थी उस रिट पिटीशन को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, और फिर उस ऑर्डर के ऊपर स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई थी। और लेकिन ये सर्विस मैटर से रिलेटेड है, ये 78 पेजेस के आसपास की 78 पेजेस की जजमेंट है। इसमें माननीय हाई कोर्ट मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटीशन को स्पेशल लीव पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया। इट मींस जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो कंफर्म्ड कर दिया गया, तो कोई इन्फर्मिटी नहीं पाई इस ऑर्डर पे। और जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो स्पेशल लिखा है कि अपील अराइजिंग फ्रॉम द स्पेशल लीव पिटीशन फाइल्ड बाय द अपीलेंट ही इज हियरबाय डिसमिस, तो इसमें कोई अपीलेंट को रिलीफ नहीं मिला था। और जो कनेक्टेड जो अपील थी जो वो भी फेल हो गई, और जो भी सेम रीजनिंग थी वो भी अडॉप्टेड की गई थी। तो दोनों की जो दो अपील्स थी, दोनों अपील्स जो फेल्ड हो गई और डिसमिस हो गई विद नो ऑर्डर्स एंड कॉस्ट। ये भी सेम डेट पे ही, आज ही के डेट पे डिविजनल मतलब ऑनरेबल 2 जजेस की बेंच ने जो है स्पेशल लीव पिटीशन है वो डिसमिस कर दी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और थर्ड जो फोर्थ जजमेंट है वो एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को लाइक कर दें, और ताकि समय समय पे आपको इस समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।